अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास बिहेवियर ऑफ गैसेस। यानी इसमें हम गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, क्या क्या फिनोमिनन्स हैं जो गैसेस जो है जिन फिनोमिनन पे पूरा उतरती हैं, जो उनके आप यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं कि डिफ्यूज़ होती हैं, कॉम्प्रेस हो जाती हैं एट्सेट्रा। तो हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसको स्टडी करने से भी पहले आई वुड लाइक टू define some of the postulates that were wrong at particular condition, ठीक है। किस चीज़ के पोस्टुलेट? काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। हमने काइनेटिक मोलिकुलर में थ्योरी में 7 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, जिनमें से एक था नेग्लिजिबल वॉल्यूम का। जो पोस्टुलेट ये था कि अगर आप गैसेस के जो आपके मोलिक्यूल हैं उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर जो होता है उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर स्पेस होती है जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कंटेनर इज़ अ सॉलिड, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम में होगा और उसके अंदर हम गैस को फिल कर रहे होते हैं और गैस के मोलिक्यूल्स क्योंकि फार अपार्ट हैं तो वो उस पूरे वॉल्यूम में जो है आ जाते हैं, फिट आ जाते हैं, समा जाते हैं। बट उनका अगर अपना वॉल्यूम देखा जाए एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर, तो उनका अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। लेकिन ये पोस्टुलेट कहाँ आके ये फेल हो जाता है? जब आपके पास हाई प्रेशर हो, ठीक है, और लो टेम्परेचर हो। यानी कि आप अगर टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर हाई कर दें तो क्या होगा? लेकिन टेम्परेचर जो है उस पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 7 हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली जो है डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे इट्स मीन दैट यू आर डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स, सो द मोलिक्यूल्स विल स्लो डाउन। वो इतना जो फास्टली मूव कर रहे थे, रेंडमली मूव कर रहे थे, उनकी स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली वो इतना फार अपार्ट नहीं जाएंगे, स्लोली वो मूव कर रहे होंगे। और फिर जब वो स्लो हो जाएंगे और देन अगेन यू आर गिविंग द और पुटिंग द प्रेशर टू द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो करीब आएंगे। तो जब वो करीब आएंगे तो देयर विल जो है क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो वहाँ पे आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी? बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एक पोस्टुलेट जो आपका था कि देयर विल बी नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, तो वो भी यहाँ पे आके फेल हो जाता है कि जब आप प्रेशर हाई अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर भी लो कर रहे हैं कि अब उस मोलिक्यूल को इतनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो मूव करे फार अपार्ट या जैसे वो कर रहा था। तो वो जब करीब आएगा तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करने लग जाएंगी गैस के मोलिक्यूल्स में भी। तो एक तो वो पोस्टुलेट रॉन्ग हो जाता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये कंडीशन याद रखिएगा सिर्फ इस केस में, ठीक है। और एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम कि जब वो करीब आएंगे तो ऑब्वियसली दे विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कंटेनर जो है उसके कंपैरेटिवली टू दैट, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा, ना होने का बराबर होगा। दैट विल बी स्मॉल बट द वॉल्यूम विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, तब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप कहें कि वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे ये काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के, ये फेल हो जाते हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जन्स हैं। जैसे सॉलिड टू गैस कन्वर्जन को क्या कहेंगे? गैस टू सॉलिड रिवर्स हो जाए तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कुछ पढ़ के भी आ चुके हैं कि अगर आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप वाटर से आइस बना रहे हैं तो दैट इज़ फ्रीजिंग, ठीक है। आइस से लिक्विड में जा रहा है, वाटर में जा रहा है तो दैट इज़ मेल्टिंग, ठीक है। तो ये FR मीन्स फ्रीजिंग एंड दिस इज़ मेल्टिंग। और सॉलिड से अगर आपके पास गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ डिपोजिशन। और गैस टू सॉलिड में आपके पास सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर आपके पास रिवर्स जा रहा है, गैस से सॉलिड में जा रहा है तो दैट इज डिपोजिशन, ठीक है। अच्छा जी, लिक्विड टू गैस आपके पास क्या हो रहा है? एवापोरेशन होगी, ठीक है, एवापोरेट हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये तो पढ़ते आ रहे हैं। और अगर वापस गैस टू आपके पास लिक्विड में आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज कंप्रेशन, कि वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। आप गैस को कंप्रेस करके दोबारा से कूल करके आप क्या करते हैं, उनको लिक्विड में कंडेंसेशन, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस कर लेते हैं।
तो ये कंडेंसेशन आपके पास गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है, कंप्रेस करके। ओके जी, तो ये कुछ टर्म्स थी। इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस में आते हैं। बिहेवियर में आपके पास यहाँ पर डिफ्यूजिबिलिटी है, एंड अकॉर्डिंग टू मी डिफ्यूजिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू गेट डिफ्यूज और द एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन। यानी गैस मॉलिक्यूल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफ्यूज़ हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली डिफ्यूजिबिलिटी क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं रूम में या किसी भी जगह पे, किसी भी आप कह लें कि वाइड स्पेस में स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। सेकेंड जो है आपके पास इफ्यूजन है, एंड बिफोर इफ्यूजन यहाँ पे आपका दिख रहा होगा एग्जाम्पल जो डिफ्यूजिबिलिटी की है, दैट इज एयर फ्रेशनर फ्रेग्रेंस डिस्पर्स। यानी कि आप एयर फ्रेशनर अगर रूम में स्प्रे कर रहे हैं तो वो पूरे रूम में वो जो होती है फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, वो सारी रूम में क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। इफ्यूजन जो है आपके पास इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। डिफरेंस क्या है कि इफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो 1 by 1 होता है इफ्यूज़ आउट, और वो इसलिए होता है कि उसके पास स्पेस इतनी होती है टाइनी होल में से। लेट सपोज कि अगर आपके पास टायर है और टायर में पंक्चर हो गया है और वो इतना स्मॉल है कि बिल्कुल टाइनी सा होल हो गया, ठीक है, कोई नेल वगैरह जो है इसमें लगी है, तो वहाँ से अगर गैस मॉलिक्यूल्स इस ये टायर है, टायर के अंदर गैस या एयर कह लें, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब आपका यहाँ टायर पंक्चर हुआ उसमें स्मॉल टाइनी ओपनिंग होगी और वहाँ से 1 by 1 करके अगर निकलेंगे, दैट इज इफ्यूजन, ठीक है, दैट प्रोसेस इज इफ्यूजन। सो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू फोर अ टाइनी होल, सो इट्स नॉट डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है कि डिफ्यूजन में जो है वो एक जगह से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ तमाम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और इफ्यूजन में टाइनी होल में से मूव करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी में रिडक्शन, आपके पास कंप्रेस होने की एबिलिटी, ठीक है। रिडक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो कंप्रेशन तभी होता है जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर और वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली उनकी एबिलिटी टू गेट कंप्रेस ड्यू टू द हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल में क्या है, एयर स्क्वीज इनटू टायर्स, यानी अगर आप टायर में हवा इंसर्ट करवा रहे हैं, टायर में हवा फिल करवा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होगा वो आपका कंप्रेसिबिलिटी में आ जाएगा कि एयर को आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जो है कंप्रेस करके फिल अप करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसिबिलिटी जो है ये ऑपोजिट है कि अगर टायर आपका पंक्चर हो जाता है तो एयर अब वो एक टायर के अंदर थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर वो गैस क्लोज थी और अब वो टायर से बाहर एक लार्ज स्पेस में जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसिबिलिटी कहलाएगी कि वो एक्सपेंड हो रही है। पहले वो इतने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में थी, ठीक है, टायर के अंदर कैद थी, अब टायर पंक्चर हो गया तो अब वो बाहर जा रही है, तो वो ऑब्वियसली स्प्रेड आउट हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट जो है लार्ज स्पेसेस और लार्ज आपके लिए डिस्टेंस पे स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो एक्सपेंसिबिलिटी कहलाएगा कि वो एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, प्रेशर जो है आपके पास ये भी गैस का बिहेवियर है, गैस की ही आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी है प्रेशर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो उनके जो कोलिजन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर पे हो रहा है या वो आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रहे हैं कोलिजन्स, तो उस वजह से वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। और प्रेशर मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर इज़ बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। आप इसको P = F/A इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक एरिया पे आके टकरा रहा है, वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। या कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, उसके ऊपर भी वो फोर्स लगा रहा है और उस मॉलिक्यूल का भी कोई ना कोई एरिया है, ठीक है। तो ये जब अपनी फोर्स एक एरिया पे एक मॉलिक्यूल के ऊपर लगा रहा है तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली प्रेशर जो है बिल्ड होगा, प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो प्रेशर के यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, दैट इज़ कि नॉर्मल जो होता है आपका
0 सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो नॉर्मल है 273 केल्विन के ऊपर प्रेशर, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होता है 760 मिलीमीटर मरकरी या 76 सेंटीमीटर मरकरी के, या 760 टोर के बराबर, या 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो डिफरेंट न्यूमेरिकल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप एटमॉस्फेयर मिलीमीटर मरकरी में, टोर में, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पास्कल में भी आपका कन्वर्जन दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल में आपको ये इंटर कन्वर्ट भी करनी पड़ जाती है कि अगर आपको कोई वैल्यू जो है मिलीमीटर मरकरी में चाहिए और आपको जो है वो पास्कल में दी हुई है, तो आप इसका इंटर कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम इनका यूज़ भी करेंगे, तो आप इन यूनिट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ भी इस पर प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।